हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये तीसरा वीडियो है जो कि लगातार मैं थ्योरी क्लास में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि हिमालय का ये अगला टॉपिक, जिसमें कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के ऊपर मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें मैं डिटेल में आपको दोनों हिमालय श्रृंखला के ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अभी आप अगर पहली बार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि लगातार आप वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देख पाएंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के माध्यम से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन हिस्ट्री हो या फिर अन्य सिविल सर्विसेज के जो सब्जेक्ट हैं। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार मेरे चैनल के साथ में बने रहें। तो चलिए शुरू करता हूं मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इंडियन ज्योग्राफी का ये तीसरी क्लास, जिसमें कि मैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के ऊपर में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस वाइज में एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। महान हिमालय और महान हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और उनके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि महान हिमालय का निर्माण, जो कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझा चुका हूं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस जो कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों क्लास के लिंक मैंने दिए हुए हैं, तो वहां से आप क्लिक करके वो दोनों क्लास देखिएगा, जिसमें कि मैं हिमालय के निर्माण से लेके और हिमालय से के में जो ट्रांस हिमालय है उनका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में मैंने इन दोनों क्लास में समझा चुका हूं मैं। तो उनको देखिएगा, उनको देखने के बाद में फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से वो यही क्लास, जिसमें कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में आपको समझाने वाला हूं, समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। तो महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय से ऊपर में जो हिमालय है, जो कि मैंने अलग अलग लाइन से आपको समझाया हूं, जिसमें कि आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है ये और जो रेड लाइन दिख रही है ये दोनों लाइनें जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा कहलाती हैं। जिसमें कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये पामीर का पठार और उससे पश्चिम की तरफ में जो है ये हिंदकुश श्रेणी और पूर्व की तरफ में कुनलून पर्वत श्रेणी का हिस्सा कहलाता है। और जो रेड लाइन है ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा कहलाता है। तो थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है। लिंक आपको मिल जाएगा इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते हैं अपन महान हिमालय। तो महान हिमालय के बारे में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महान हिमालय की जो श्रृंखला है ये किस प्रकार की श्रृंखला है। अगर हम इसके बारे में समझें तो ये जो श्रृंखला है तो ये श्रृंखला सतत और सर्वाधिक ऊंची, ठीक है ना, सबसे ऊंची, सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। ये कैसे जानी जाती है? सतत और सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है ना। तो महान हिमालय किस प्रकार की श्रृंखला है? सतत यानी कि लगातार और सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला के रूप में महान हिमालय जानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाइज हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हिमालय, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? अगर हम एवरेज ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे जो औसत ऊंचाई है महान हिमालय की तो वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर महान हिमालय की औसत एवरेज ऊंचाई है। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में सबसे ज्यादा जो ऊंचे शिखर हैं, सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां अगर कहीं पाई जाती हैं पूरे विश्व में तो वो महान हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो महान हिमालय के अंतर्गत की अगर एवरेज ऊंचाई देखी जाए, सभी ऊंची चोटियों से एवरेज निकाला जाए तो यहाँ पर एवरेज निकलता है 6000 मीटर तक की यहाँ पर, ठीक है ना, ऊंचाई मिलती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ के जो प्रमुख शिखर हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख शिखर है वो इसी ही महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, कुमाऊं, नंदा देवी, कुमाऊं श्रेणी के अंतर्गत जो नंदा देवी पर्वत है, चाहे वो धौलागिरी पर्वत है या फिर मैकालू पर्वत है या फिर अन्नपूर्णा पर्वत है, ये सारे के सारे पर्वत जो है वो महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैं आगे आपको एक एक करके सभी पर्वत के बारे में स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। अगर हम इसमें ड्रॉ के अनुसार मानचित्र में समझें
तो ये महान हिमालय मैं आपको अलग कलर से क्लियर करूंगा। ये जो पट्टी आपको दिख रही है, कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से जो पिंक कलर की आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, यही लाइन है जो कि महान हिमालय के अंतर्गत आती है। महान हिमालय के अंतर्गत आती है। मैप में आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये हार्ड और कर देता हूँ। ये जो पट्टी है जो कि पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई सबसे बड़ी श्रृंखला महान हिमालय की श्रृंखला कहलाती है। ठीक है ना। तो महान श्रृंखला की जो चौड़ाई है, ये अगला क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो महान श्रृंखला की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई इसकी 120 मीटर से किलोमीटर से लेके, सॉरी किलोमीटर है ये, 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर की ये इसकी चौड़ाई है। महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर की चौड़ा है ये। अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व की तरफ में जाते हुए इसकी चौड़ाई कम होती गई है। तो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर चौड़ाई तक ये फैला हुआ है। और इसका विस्तार जो कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में समझाया हो कि पूरे हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर के आसपास पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसका विस्तार है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई निरंतर कम होती गई है, यानी कि ये पतला होता चला गया है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, हम एक एक करके सारी स्लाइड में अपन समझेंगे। अगली जो स्लाइड है उसमें अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है महान हिमालय किस प्रकार की प्रकृति का है। अगर हम इसकी प्रकृति, इसके नेचर की बात की जाए तो महान हिमालय की जो प्रकृति है ये वलय यानी कि फोल्डेड माउंटेन कहलाता है ये। और इसके अलावा ये असममित यानी कि असिमेट्रिक बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको, असममित, सॉरी, ठीक है, असममित और वलय प्रकृति का, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है ये और एसिमेट्रिक माउंटेन के रूप में ये जाना जाता है। महान हिमालय वलय प्रकृति का और असममित यानी कि फोल्डेड और असिमेट्रिक नेचर का ये माउंटेन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है महान हिमालय किस प्रकार की शैल से निर्मित है। अगर हम इनकी चट्टानों की बात करें महान हिमालय, तो महान हिमालय की जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की शैलों से हुआ है। तो इसकी जो शैलें हैं वो मुख्य रूप से रवेदार, ठीक है, रवेदार, अग्नेय, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नेय या फिर इसको कायांतरित भी बोलते हैं इसको। तो कायांतरित शैल यानी कि रवेदार, अग्नेय या फिर कायांतरित शैलों से महान हिमालय का निर्माण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मेरे को प्रश्न के अनुसार ही आपके सामने इसको मैं लेके आ रहा हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि महान हिमालय की जो प्रकृति है वो फोल्डेड माउंटेन की प्रकृति का है और ये एसिमेट्रिक है यानी कि असममित प्रकृति का कहलाता है। और इस हिमालय की जो शैलों का निर्माण हुआ है वो रवेदार, अग्नेय और कायांतरित शैलों का निर्माण। अगला जो प्रश्न है वो है महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहां तक है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इससे पहले हम समझ सकते हैं कि ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय में कभी भी बर्फ, ठीक है ना, इसकी बर्फ कभी कम नहीं होती है। पूरी तरीके से हमेशा ये पूरा क्षेत्र जो कि इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर तक है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है ये, ठीक है ना, सदैव ये बर्फ से ढका रहता है। इसमें से बर्फ कभी नहीं पिघलती है, ठीक है ना। बड़े बड़े यहाँ पर ग्लेशियर, जिसको बोल सकते हैं हिमनद है, यहाँ से की बहुत सी हिमानियां, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न नदियां जो निकली हैं वो इन्हीं ग्लेशियरों से निकली हैं। तो विभिन्न हिमानियों का जो प्रवाह है वो इसी क्षेत्र से हुआ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट अपन अब समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहां तक है। अगर हम महान हिमालय की बात करें तो इसका जो एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट को यहां से समझेंगे, जो कि पश्चिमी पॉइंट कहलाता है, पश्चिमी बिंदु जो कि सिंधु नदी
पश्चिम में सिंधु नदी का विस्तार है, तो सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर महान हिमालय का, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। अगर हम भारत में बात करें तो यहां से फिर ये यू टर्न लेते हुए पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ में इसका टर्न है, और इधर हम बात करें तो यहां से भी यू टर्न लेते हुए ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय की, तो अगली जो श्रेणी है जो कि पूर्व में फैली हुई है उसके बारे में हम अगले वीडियो में एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हम पूरा तरीके से महान हिमालय और मध्य हिमालय के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो पश्चिम में ये सिंधु नदी से लेकर महान हिमालय का विस्तार, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसका टर्न है जो कि सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी के अगर हम बात करें यहां पर सिंधु का जो गार्ज है, सिंधु के गार्ज से लेकर, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है वहां तक इसका विस्तार है। तो ये क्लियर हो गया। महान हिमालय का निर्माण का जो विस्तार है वो कहां तक है, सिंधु नदी की गार्ज से लेकर, अगर हम पूर्व में बात करें, पूर्व में सिंधु नदी की गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी प्रदेश कहलाता है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार कहलाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है महान हिमालय की जो श्रेणी है उसका जो ढाल है वो किस प्रकार का है, इसका जो ढाल है वो किस प्रकार का है। तो इसमें देखिए जाए तो इसमें हम उत्तर में, ठीक है ना, इसका ढाल जो उत्तर की ओर ये मंद है, और दक्षिण की ओर की बात की जाए तो दक्षिण की ओर ये तीव्र हो जाता है। उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र हो जाता है। इसके ढलान की बात करें तो ढलान कुछ प्रकार से है कि उत्तर की ओर यानी कि ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ का क्षेत्र, ठीक है। तो नॉर्थ की ओर में इसका जो ढलान है वो क्या है, मंद है, यानी कि इसका जो ढलान इस तरफ में हल्का है, लेकिन जैसे दक्षिण की ओर में इसका ढलान देखा जाए तो इसके पीक को हम कुछ इस तरीके से समझें, ठीक है ना, ऐसे करके समझें हम, ऐसे समझें। तो इसको हम अगर साउथ ले लें और इसको हम नॉर्थ ले लें तो नॉर्थ की ओर में ढलान थोड़ा सा मंद यानी कि हल्का ढलान है, लेकिन जैसे दक्षिण की ओर यानी कि भारत की तरफ में इसका जो ढलान है वो एकदम तीव्र है। तो जितनी भी जो नदियां हैं, नदियों का जो प्रभाव है बिल्कुल तीक्ष्ण रूप से गार्ज बनाते हुए यहाँ से बहती हैं। तो ये तीव्रता के कारण यहाँ से जो नदी का जो फ्लो होता है वो एकदम से तेज बहाव के कारण भारत में प्रवेश करते हैं, जिसमें कि अगर हम नदियों की बात करें तो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, जो कि मध्य हिमालय से निकलती हैं। तो इसका जो प्रभाव है, तो वहां से जो ग्लेशियर से जो पानी बहता हुआ आता है वो उसका जो तीक्ष्ण प्रभाव है वो भारत की तरफ में तेज होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो तीक्ष्णता है वो दक्षिण की ओर अधिक है, ना कि उत्तर की तरफ में, यानी कि उत्तर में जो चीन का विस्तार है उत्तर में इसका प्रभाव कम है, जो कि दक्षिण की तरफ में ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर जो महान हिमालय का जो ढाल है वो मैंने आपको समझाया कि उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है। अगला पॉइंट समझते हैं इसमें। अगला जो पॉइंट है वो है विश्व की सर्वोच्च शिखर। विश्व में जितनी भी चोटियां हैं, अगर हम उन चोटियों की बात करें, जितनी भी पीक माउंटेन की बात करें, तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी पर स्थित है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू और नामचा पर्वत, ये समस्त पर्वत महान हिमालय का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट जो कि 8,849 मीटर सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में अगर पॉइंट बना जाए तो कुछ यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है मैं आपको मार्क कर रहा हूं, ये माउंट एवरेस्ट पर्वत का ही मार्क अपन मान सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो कि नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है ये? नेपाल में। इसी तरीके से अगर कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8,558 मीटर की हाइट है,
ठीक है, जो कि भारत में कहां पर है, ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम स्टेट में, जो कि महान हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद में हम नागा पर्वत की बात करें, जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि वर्तमान में पीओके का हिस्सा कहलाता है, पीओके के अंतर्गत आता है। ये नागा पर्वत हो गए, और यहाँ पर ये हो गया कंचनजंगा, के नाम से मैं पॉइंट कर रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा। कंचनजंगा हो गई, ये नागा पर्वत है, नागा पर्वत जो कि वर्तमान में पीओके का हिस्सा कहलाता है, ये पीओके कहलाता है। तो ये नागा पर्वत है, जो कि पश्चिमी हिमालय के मोड़ पर सबसे आखिरी पर्वत कहलाता है, ये महान हिमालय का। ठीक है ना। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो नागा पर्वत की हाइट 8126 मीटर है। ठीक है ना। इसके बाद में नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड का हिस्सा है, अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 7816 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो ये कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर के अंतर्गत आता है। और नंदा देवी जो कि उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड में कुमाऊं रेंज जो है वहां पर आता है नंदा देवी पर्वत। इसके बाद बात करते हैं हम धौलागिरी। अगर इसकी बात करें तो ये नेपाल का हिस्सा है, नेपाल में धौलागिरी, जो कि नंदा देवी उत्तराखंड में यहाँ पे मान सकते हैं, ये नंदा देवी हो गई। और ये हो गया धौलागिरी। ठीक है। धौलागिरी की हाइट की बात करें तो धौलागिरी की हाइट है 8172 मीटर, जो कि नेपाल में है। ठीक है। अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 8072 मीटर की हाइट है इसकी। इनकी ऊंचाई जरूर पूछी जाती है, और इसकी ऑर्डर पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में ये है, तो उस ऑर्डर को भी मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर आएगा समझ में। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में स्थित है। ठीक है ना। जो कि धौलागिरी है उसी के बाजू से लगी हुई श्रेणी कहलाती है अन्नपूर्णा। और उसके बाद में है मैकालू, जो कि माउंट एवरेस्ट के बाजू से लगा हुआ और कंचनजंगा के बीच में। कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे हाइट बना लें, अपन पॉइंट कर रहा हूं, ये है मैकालू पर्वत। मैकालू की अगर हाइट देखी जाए तो ये 8481 मीटर का है मैकालू। उसके बाद में सबसे आखिरी पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, नामचा बरवा, जो कि बिल्कुल पूर्व का मोड़ जो है, यहाँ से कि मुड़ जाता है पूरा का पूरा हिमालय पर्वत। तो महान हिमालय के हिस्से के अंतर्गत आता है ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 8558 मीटर की है, अरुणाचल प्रदेश में। मैकालू नेपाल का हिस्सा है, ये नेपाल। तो ये क्लियर हो गया। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में आता है, कंचनजंगा सिक्किम में, नागा पर्वत कश्मीरी क्षेत्र में, नंदा देवी उत्तराखंड भारत का हिस्सा है, धौलागिरी नेपाल में आता है, अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में आता है, मैकालू ये भी नेपाल की क्षेत्र के अंतर्गत है, और नामचा बरवा ये भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में, जहां से कि यू टर्न लेते हुए ये भारत की अन्य स्टेट से आगे बढ़ता है महान हिमालय की रेंज के अंदर, जिसमें कि म्यांमार का जो अराकाम पर्वतमाला है ये भी हिमालय पर्वत की रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आगे समझेंगे हम, अगले वीडियो जो बनेंगे ज्योग्राफी में, उसमें हम बाकी की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर में भी जानेंगे। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय के ऊपर में। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे सर्वोच्च श्रेणी के ऊपर मैंने आपके इसमें जानकारी दे दी कि सबसे सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। तो इसको मैं ऑर्डर में आपको बताऊंगा कि सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है। तो ये है सबसे ऊंची, एक के बाद में एक मैं यहाँ पे ऑर्डर में लिखूंगा। तो ये हो गई सबसे ऊंची एवरेस्ट के बाद में अगर देखी जाए तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट चोटी अगर देखी जाए तो विश्व की वो है K2, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जो K2 है, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, तो वो श्रृंखला कहलाती है। और तीसरी पर्वत श्रृंखला जो है वो है कंचनजंगा, जो कि विश्व की तीसरी, जो कि भारत के अंतर्गत आती है। उसके बाद में चौथी सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो नंदा देवी, जो कि चौथी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। ठीक। तो ये चार चोटियों के नाम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली चोटी विश्व की सबसे ऊंची जो कि माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी है K2, तीसरी है कंचनजंगा, और चौथी है नंदा देवी। अगर हम इन सभी महान हिमालय की सभी चोटियों के ऑर्डर के बारे में जाने, तो अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में सबसे
पश्चिमी चोटी है वो नागा है। नागा के बाद में सेकंड नंबर पे जो आती है, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट से आपको एक एक नंबर लिख दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली जो हो है वो है नागा। ऑर्डर में जमाऊंगा आपको 1-2 नंबर के हिसाब से, आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिखेगा आपको। तो सबसे पहले आएगी नागा। नागा के बाद में दूसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में फिर आती है आपकी धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में चौथे नंबर पे अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में फिर आएगी आपकी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में फिर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद में मैकालू, ये 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर हो गया मैकालू। मैकालू के बाद में फिर आएगी कंचनजंगा जो कि 7वें नंबर पे है। और 8वां नंबर पे जो आएगी वो आएगी नामचा पर्वत। तो ये प्रमुख पर्वत है जो कि मैं आपको यहाँ पर पूरे बताए हैं। पहले से लेके 8 तक की पूरी सीरीज मैंने ऑर्डर पश्चिम से पूर्व की तरफ में ऑर्डर कर दी। तो पहला नंबर नागा पर्वत जो कि पश्चिम में है, जो कि 8126 मीटर की ऊंचाई लिए हुए बैठा हुआ है। और सबसे आखिरी पर्वत नामचा पर्वत जो कि 8558 मीटर की है। तो ये आपको पूरी श्रृंखला महान हिमालय के प्रमुख पर्वत मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अब चलते हैं हम अगला। अगर हम माउंट एवरेस्ट में महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय को अन्य नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट चोटी आती है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। सागर माथा के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं। अब अगला चलते हैं अपन लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में हम अब समझेंगे कि लघु महान हिमालय को मैंने पूरा आपको यहां पर समझा दिया। इसमें अगर कहीं पे भी कोई प्रश्न आपके मन में बनते हैं, किसी के भी मन में, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक एक पॉइंट्स मैंने जो भी महान हिमालय के अंतर्गत आता था मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब लेते हैं अपन लघु हिमालय। इसको भी मैं प्रश्न के रूप में ही आपको समझाऊंगा, जिसमें कि पहला जो प्रश्न है वो है महान हिमालय से लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होता है। क्योंकि दोनों इसमें जिस तरीके से इसका विभाजन है, जिसमें कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का विभाजन, इसी तरीके से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो विभाजन है वो किस प्रकार से है, किस तरीके से ये दोनों डिवाइड हुए हैं, जिससे कि मध्य हिमालय बना। और उसके बाद में मध्य हिमालय के बाद में जो शिवालिक श्रेणी आती है, उन दोनों के विभाजन किस तरीके से हुआ, तो वो हम अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, जिसमें कि शिवालिक श्रेणी और अन्य हिमालय, जिसमें कि हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में हम समझेंगे, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको एक एक करके इनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो मेरी वीडियो से बिल्कुल आप मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको हिमालय के बारे में जितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा वो आपको मिलने वाला है अगले वीडियो में। तो इसमें हम समझते हैं कि लघु हिमालय में पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है महान हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग हो रहा है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको याद रखिएगा। तो इसको आप लिखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट के से ये अलग होता है। बस इतनी याद रखिएगा। महान हिमालय लघु हिमालय को अगर अलग करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में जो जाना जाता है, जिससे कि ये अलग होता है। थ्रस्ट मतलब होता है गार्ज, ठीक है ना, मुख्य मध्य गार्ज के रूप में अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको मुख्य मध्य गार्ज, जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अलग करने वाला स्थान कहलाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है महान हिमालय। इसमें जो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ग्रीन से लेके ये डार्क हिस्सा जो दिख रहा है ये वाला, ये लघु हिमालय कहलाता है, ठीक है ना। इसको मैं डार्क कलर से यहां पर आपको क्लियर करूंगा, रेड कलर से। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा मैंने डार्क किया हुआ है, ये वाला, ये है लघु हिमालय।
और ऊपर वाला जो पिंक वाला दिख रहा है आपको, ये है महान हिमालय, जो मैंने इससे पहले आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, तो जिससे कि इसका पार्टीशन समझ में आता है कि ये महान हिमालय है और ये लघु हिमालय। तो महान हिमालय मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है ये किस प्रकार की श्रृंखला है? तो अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो ये श्रृंखला जो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय में ये जो कि समानांतर कैसी है, ये महान हिमालय के समानांतर चलती हुई, यानी कि बिल्कुल पैरेलल चल रही है। अगर हम इसकी आकार के बारे में देखा जाए तो महान हिमालय ये भी पैरेलल जा रहा है, बिल्कुल पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, और लघु हिमालय भी ये भी पैरेलल जा रहा है। तो दोनों ही समानांतर जा रही हैं, जो कि दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है, क्योंकि ये इसका क्या है, ये साउथ एरिया है और ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ में क्या है, महान हिमालय है, और साउथ में क्या है, उसके साउथ में लघु हिमालय, जो कि उसके बिल्कुल समानांतर आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, एक असमान श्रृंखला है। असमान यानी कि असिमेट्रिक श्रृंखला। जिस तरीके से महान हिमालय भी असिमेट्रिक श्रृंखला है, उसी तरीके से मध्य हिमालय भी असमान यानी कि असिमेट्रिक श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना, असमान श्रृंखला, और साथ ही साथ इसको कटी छटी श्रृंखला के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना, कटी छटी यानी कि असिमेट्रिक है, टूटी फूटी है। कटी छटी श्रृंखला यानी कि कहीं से इसका उठाव ज्यादा है तो कहीं से इसका उठाव कम है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है असमान श्रृंखला और कटी छटी श्रृंखला के रूप में भी इसको जाने जाते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इस श्रृंखला को अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है? अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय ठीक है ना, इसको हिमाचल, जिस तरीके से लिख रहा हूं बिल्कुल याद कर लीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा, हिमाचल, निम्न हिमालय, या फिर इसको महाभारत श्रेणी के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, ये जो श्रृंखला है जो कि लघु हिमालय है, इसका जो विस्तार है इसमें इसको हिमाचल श्रृंखला, निम्न हिमालय श्रृंखला या फिर महाभारत श्रेणी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये इसका नाम हो गया, इन नामों से याद रखिएगा। इसका जो विस्तार है ये हिमाचल श्रृंखला, निम्न हिमालय या फिर महाभारत श्रेणी के रूप में इनको जाना जाता है। और ये असमान और कटी छठी श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है। ठीक, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय के रूप में ही है ये। मध्य हिमालय, इस श्रृंखला का जो निर्माण है ये किस प्रकार की श्रृंखला से हुआ? जिस तरीके से मैंने आपको महान हिमालय के बारे में बताया कि महान हिमालय की श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ, तो उसी तरीके से इस श्रृंखला का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? तो इस श्रृंखला का जो निर्माण हुआ ये अत्यधिक असंपीडित यानी कि टूटी फूटी जो चट्टाने हैं, जो कि करोड़ों वर्ष पहले जिस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, 33 भू संयति हुई, 33 सागर था, 33 सागर के ऊपर में जो उसकी अवसाद थे, अवसाद का जो भू संचालन हुआ और एक अवतल के रूप में जो ऊपर उठा, उससे इस हिमालय का निर्माण हुआ। तो उसी में जो लाखों वर्ष में जो क्लाइमेट चेंज हुआ और उसमें जो श्रृंखला ऊपर उठी, उसमें जो टूट फूट कर श्रृंखला अवसाद के रूप में इकट्ठी हुई, अवसाद के रूप में जो इकट्ठी हुई। और टूटी फूटी, असंपीडित का मतलब होता है टूटी फूटी हुई श्रृंखला या फिर परिवर्तित। ठीक है ना, अगला जो रूप अगर समझ सकते हैं तो वो है परिवर्तित सेल, यानी कि जिन सेलों का समय अनुसार जिसमें बदलाव हुआ, परिवर्तित सेल या फिर अत्यधिक असंपीडित सेलों से इनका निर्माण हुआ है। किसका? मध्य हिमालय का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है इस श्रृंखला की जो औसत चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है
वो कितनी है, इसको समझना भी जरूरी है। अगर इसकी चौड़ाई की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 3100 मीटर, ज्यादा नहीं है, 3100 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक की इसकी सबसे पहले ऊंचाई समझते हैं, ऊंचाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई इसकी जो है वो 50 किलोमीटर तक का इसका विस्तार है। महान हिमालय की चौड़ाई मैंने आपको बताई थी, इसका जो विस्तार था महान हिमालय का 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक का विस्तार था, लेकिन मध्य हिमालय की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक का विस्तार है। और इसकी ऊंचाई यानी कि इसके अंतर्गत जो पाई जाने वाली जो चोटियां हैं वो 3100 मीटर से लेकर 450 मतलब 4500 मीटर तक की ही ऊंचाई वाली यहाँ पर चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय की जो नदियां हैं वो कितने मीटर गार्ड से होकर बहती हैं। अगर इसकी गार्ड्स की बात करें, इसके बीच की जो ऊंचाई है, ठीक है ना, ये लगभग इनकी जो नदियां हैं वो 1000 मीटर तक का जो गार्ड है, यानी कि जो गहराई है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं कि कितनी गहराई से ये नदी बह रही है। तो यहाँ पे जो गहराई है किसी भी पहाड़ के नीचे की, तो नदियों का जो बहाव है, नदियों का जो बहाव है वो लगभग 1000 मीटर गहरे गार्ड से यहाँ पर नदियां बह रही हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको अलग अलग स्लाइड में मिलेंगे। शीत ऋतु कितने माह तक, यहाँ पर शीत ऋतु में यहाँ पर जो बर्फ है वो कितने माह तक गिरती है, तो यहाँ पर 3 से लेकर 4 माह तक यहाँ पर लगातार बर्फ गिरती है। अगर हम सर्दी में बात करें, सर्दी की जब शुरुआत होती है तो लगातार 4 माह तक यहाँ पर निरंतर बर्फ गिरती रहती है। जैसे ही गर्मी ऋतु आती है तो गर्मी की ऋतु में यहाँ पर मौसम कैसा होता है, तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु में यहाँ पर मौसम शीतल और बहुत ही ज्यादा हेल्दी मौसम होता है, जिसको कि हिंदी में अपन स्वास्थ्यवर्धक बोलते हैं। स्वास्थ्यवर्धक और शीतल मौसम यहाँ पर हो जाता है। गर्मी के समय में यहाँ पर टूरिस्ट काफी आपको घूमने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा कहां पर है, कश्मीर और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र कहलाता है, वो जो क्षेत्र है वही वो क्षेत्र है यहाँ पे कि टूरिस्ट आपको घूमते हुए पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ और हिमाचल प्रदेश का अपना शिमला का जो क्षेत्र है और कुल्लू मनाली का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरा मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, क्या नाम है, नाग टिब्बा, और महाभारत श्रेणी। ठीक है ना, तो ये 4 श्रेणी हैं जो कि मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी आती है। अगर हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर घाटी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें धौलाधर श्रेणी तो ये हिमाचल के अंतर्गत आती है, हिमाचल का क्षेत्र जो कि यहाँ पर स्थित है। नाग टिब्बा ये भी हिमाचल, और महाभारत श्रेणी जो कि पीर पंजाल और हिमाचल के अंतर्गत फैला हुआ जो क्षेत्र है वो महाभारत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये भी हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है मध्य हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है वो है अपनी पीर पंजाल। कौन सी श्रृंखला है, याद कर लीजिएगा, जो कि कश्मीर की घाटी के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल, पीर पंजाल की जो श्रेणी है वो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला कहलाती है, कश्मीर के अंतर्गत आने वाली और सबसे अधिक फैली हुई। ठीक है, सबसे लंबी
और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला अगर कोई है तो कश्मीर घाटी के अंतर्गत फैली हुई पीर पंजाल श्रृंखला मध्य हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ठीक है, मध्य हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख दर्रे भी आते हैं। दो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो आता है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल, और दूसरा आता है बैनीहाल दर्रा, बैनीहाल। बुर्जिल दर्रा जो कि वर्तमान में पीओके जो कि वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, वहां पर है बुर्जिल दर्रा। और बैनीहाल दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से कि कश्मीर के लिए जाने वाला जो रास्ता है, ठीक है ना, वो रास्ता यहीं से बैनीहाल दर्रे से निकलता है। ठीक है ना, ये दो दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और बैनीहाल दर्रा। ठीक है ना, तो इसमें जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो वही जो दर्रा जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया, बैनीहाल दर्रा, बैनीहाल दर्रे से होकर गुजरती है जवाहर सुरंग। यहां से कि हम जब हम कश्मीर में कटरा पे जाते हैं, कटरा जम्मू से जब हम कश्मीर श्रीनगर की तरफ में प्रवेश करते हैं, तो श्रीनगर जाने के लिए जो रास्ता जाता है वो बैनीहाल दर्रे से होते हुए जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, महान हिमालय का जो क्षेत्र है के अंतर्गत कौन सी घाटी स्थित है? ठीक है, तो यहां पर जो घाटियां हैं कौन कौन सी, ये घाटियां भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सब इसके अंतर्गत आने वाली जो घाटी है, सबसे पहले तो कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी के बाद में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाली है, ये तो कश्मीर घाटी कश्मीर के अंतर्गत में जो पीर पंजाल है वो आ गया है यहाँ पर। अब हिमाचल प्रदेश में भी जो मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत आने वाली जो श्रेणी है तो वो है लाहौल, लाहौल के बाद में स्पीति, स्पीति के बाद में कांगड़ा और कुल्लू की घाटी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड तक भी इसका विस्तार है, ये पूरा विस्तार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इस तरीके से अगर हाईलाइट कर दूं, ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर दो दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कि कैलाश के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। एक तो होता है यहां पर, एक है नीति दर्रा और एक है माना दर्रा। ये दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नीति दर्रा और माना दर्रा। यहां से कैलाश मानसरोवर के लिए जो चीन में स्थित है अपने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, वहां के लिए यात्रा जो होती है वो नीति और माना दर्रे से ही होती है। तो ये दोनों दर्रे कहां पर हैं? ये हैं उत्तराखंड में। ठीक है ना, इनको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो जब हम दर्रों को पढ़ेंगे एक एक करके, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ये दर्रे कहां कहां पर, क्योंकि दर्रे भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दर्रे भी आपको इस तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट और है, जो छोटा सा पॉइंट है, इसको समझना, क्योंकि ये वीडियो यहीं पे अपन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने मध्य हिमालय और महान हिमालय दोनों के ऊपर में डिटेल में आपको पूरा समझा दिया है, एक एक पॉइंट समझाया है। एक भी पॉइंट आपका इसमें नहीं छूटा होगा जो कि इंपॉर्टेंट हो और मैंने इसमें कवर नहीं किया हो। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इनको पहाड़ी नगर के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, पहाड़ी नगर, पहाड़ी नगर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों महान हिमालय और मध्य हिमालय इसमें आपको समझा है। कहीं से भी कोई सी भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हो जो कि आपको समझ में नहीं आए हो, डायरेक्टली आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, मध्य हिमालय और महान हिमालय के ऊपर मैंने आपको जो समझाया है वो आपको अगर समझ में आया हो, तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। अगली क्लास में मैं आपको शिवालिक श्रेणी और उसके बाद में उसके अंतर्गत आने वाले अन्य हिमालय जो कि पश्चिम से पूर्व तक पूरे विस्तारित हैं, जिसमें कि हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय आता है, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको अगली क्लास में समझाने वाला हूं। तो अगली क्लास का बिल्कुल आप इंतजार कीजिएगा, जो कि बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊंगा। लगातार मेरे चैनल से बने रहिए, और भी बहुत सी क्लासेस मैंने अपने चैनल के माध्यम से ली है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो टिल